हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट पर चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है, फिर उसके बाद में आप रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में इसको छोड़ कर देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करिएगा। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हमने। तो जब कोई नया पदार्थ बनता है, उसके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक हमने उदाहरण लिख रखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है और जल का 2 अणु बनाता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें 2 अलग अलग पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। और जल क्या है, रासायनिक रूप से इन दोनों से भिन्न है। तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ही अगर इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपके क्रियाकारी पदार्थ होते हैं इनको हम कहते हैं अभिकारक, और जो यहाँ पर ये बनते हैं पदार्थ इनको हम कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर हमने इसको दिखाया भी है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी कि क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे जो आपने उदाहरण देखा हुआ है, यहाँ पर H2 और O2 इज इक्वल टू गिव्स टू H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन यानी O2, ये दोनों आपके क्या हैं, ये क्रिया करने वाले पदार्थ हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक पदार्थ। और यहाँ पर बन क्या रहा है, जल बन रहा है, यानी कि H2O, ये आपका हो जाएगा उत्पाद पदार्थ। साधारण सी भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि तीर के निशान के इस साइड जो लिखे होते हैं पदार्थ, उनको अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और तीर के निशान के राइट में जो यहाँ पर लिखे होते हैं इस साइड, उनको हम उत्पाद पदार्थ कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण हमने लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। यहाँ पर मैंने साइड में लिख भी दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपके अभिकारक पदार्थ हैं, और ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये उत्पाद पदार्थ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के निशान के इस साइड लिखे होते हैं वो आपके अभिकारक पदार्थ होते हैं, और तीर के निशान के इस साइड जो लिखा होता है वो उत्पाद पदार्थ होते हैं। आई थिंक इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण हमने दे रखा है यहाँ पर, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और 2 आपके उत्पाद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तीर के निशान के इधर पदार्थ हैं ये क्रिया करने वाले पदार्थ हैं। यहाँ Zn CuSO4 से क्रिया करता है और आपको देता है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पर ये दोनों आपके अभिकारक हो गए और ये दोनों आपके उत्पाद हो गए। यहाँ राइट में भी हमने इसको दिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेतक, ये ऐसी चीज़ है जिससे आप देखकर बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। कहने का मतलब है, इसको अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो कैसे पहचानें। तो कुछ यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत दे रखे हैं जिनके आधार पर आप उनको जान सकते हैं कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है और कौन सी नहीं है। तो नंबर 1 इसमें है ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल रही हो या उसमें ऊष्मा लग रही हो, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है पदार्थों के रंग में परिवर्तन। पदार्थ अगर कोई उसमें बन रहा है या फिर पहले आपने क्रिया कराया है किसी पदार्थ को, तो जो पदार्थ बन रहा है अगर उसके रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो भी आपको रासायनिक अभिक्रिया ही समझना है। नंबर 3 है गैस का निकलना। गैस, अगर कोई किसी भी क्रिया में गैस निकल रही है तो इसका मतलब वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। और गैस का निकलना ऊपर की तरफ एक एरो बनाकर दिखाया जाता है, अपवर्ड एरो, ठीक है। ये गैस के निकलने का संकेत होता है। किसी पदार्थ के बगल में अगर ये चिन्ह लगा है तो इसका मतलब वो आपका पदार्थ गैसीय पदार्थ है, ठीक है। आगे बहुत सारी अभिक्रियाएं आएंगी, उनमें आप इसको जानेंगे, देखेंगे। नंबर 4 है अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है कोई ऐसी अघुलनशील चीज़ या कोई ऐसा अघुलनशील पदार्थ जो जल में अविलेय हो, ठीक है, उसको अवक्षेप कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई पदार्थ आपको किसी क्रिया में बनता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको आप रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। और यहाँ पर जो अवक्षेप है उसको दर्शाने का तरीका, उसको दिखाने का तरीका नीचे की तरफ तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। इसको डाउनवर्ड एरो कहते हैं।
नंबर 5 है गंध का आना। किसी भी क्रिया में अगर कोई गंध आ रही है, ठीक है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि वो जो क्रिया है वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ही है। तो आई थिंक ये जो आपके संकेतक हैं, ये 5 संकेत ऐसे हैं जिनसे आप ये बता सकते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है वो रासायनिक है या भौतिक प्रक्रिया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो समीकरण है वो एक तरह का प्रारूप होता है रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने का। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे H2 और O2 है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर वाटर बना रहे हैं। इसको अगर बैलेंस करना चाहें, ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन आपका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका क्या ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जल बना रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन का सूत्र जो है H2O है, ऑक्सीजन का O2 है और यहाँ पर जल का H2O है। तो ऐसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर उसके तत्वों के प्रतीक और उसके यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को सरल रूप से दिखाया जाए उनको, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण का मतलब क्या होता है, कुछ केवल रासायनिक सूत्रों से ही लिखा हुआ अपूर्ण समीकरण कंकाल समीकरण कहलाता है। ये आपके लिए नया शब्द होगा आई थिंक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है केवल रासायनिक सूत्र दिखा दिए गए हैं, इसमें इसका नाम नहीं लिखा गया, इसकी यहाँ पर भौतिक अवस्थाएँ नहीं दिखाई दी गई हैं, तो यहाँ पर ये अभी आपका कंकाल समीकरण ही कहा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। इससे कम से कम 6 या 7 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपके बहुविकल्पी हों या फिर आपके लिखने वाले प्रश्न हों। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको इस कक्षा 10 के हिसाब से 10th यानी हाई स्कूल के हिसाब से जो भी आपके सिलेबस में रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है आपको, हम उन्हीं पर केवल चर्चा करेंगे। तो आपके पास देख सकते हैं आपके सिलेबस में इतनी अभिक्रियाएं हैं। नंबर 1 इसमें है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, इसको जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस नाम से पूछा जाता है, कभी कभी इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न न हो कि ये क्या है और ये हमने तो ये पढ़ा है और ये हमने नहीं पढ़ा था। नंबर 2 है आपका वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है विस्थापन अभिक्रिया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कई किताबों में लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। इसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नंबर 4 है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको द्विप्रतिस्थापन भी कहते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद नंबर 5 और लास्ट है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको एक और नाम से बोला जाता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। तो ये 5 अभिक्रियाएं हैं जो आपको विधिवत डिटेल में पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन शब्द का अर्थ होता है कि किन्हीं 2 या 3 या 4 चीज़ों को मिलकर एक बन जाना। कहने का मतलब है इसमें एक से ज़्यादा आपके अभिकारक पदार्थ क्या करेंगे, मिल जाएंगे और उत्पाद केवल एक ही बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उस क्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब इसकी जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, कई अभिकारक मिलेंगे और क्या बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, ये इसकी पहचान रहेगी। उदाहरण में देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, इन दोनों को क्रिया कराकर यहाँ पर बनाया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 अभिकारक हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक आपका जल है, और यहाँ बना क्या रहे हैं, केवल एक उत्पाद, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है N2+3H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 प्रकार के अभिकारक हैं, दोनों मिल जा रहे हैं और बना क्या रहे हैं, अमोनिया, यानी कि एक उत्पाद। तो यहाँ पर भी देखिए एक से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं, यानी दोनों को दोनों यहाँ पर जुड़ जा रहे हैं, यहाँ भी जुड़ जा रहे थे, यहाँ भी जुड़ जा रहे थे। तो जुड़ने को ही हम संयोजन कहते हैं, तो इसलिए ये वाली अभिक्रिया भी आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका ट्रिक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं, एक से अधिक अभिकारक एक उत्पाद, ये आपको ध्यान रखना है ट्रिक। इससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी अभिक्रिया के प्रकार को पहचान सकेंगे। नंबर 2 आपका है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन का शब्द का अर्थ होता है टूट जाना, यानी कि इसमें क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल
उल्टा होना है। यहाँ पर एक आपका जो है अभिकारक कई उत्पादों में अलग अलग टूट जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है हमने, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर उदाहरण में ले लें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 उदाहरण भी दिखा रखे हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका, इसका वियोजन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अभिकारक है और 2 उत्पादों में यानी कि इसमें और इसमें टूट रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और दूसरा उदाहरण है फेरस सल्फेट का ऊष्मीय अपघटन। तो यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट एक उत्पाद है और इसको जब गर्म करते हैं तो ये देखिए Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये आपका 3 उत्पादों में टूट रहा है। तो यहाँ पर एक अभिकारक 3 उत्पादों में टूट रहा है, तो ये टूट रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं तीसरा उदाहरण है यहाँ पर लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय अपघटन। तो लेड नाइट्रेट जो है आपका PbNO3, जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर PbO, NO2 और O2 यानी कि 3 उत्पादों में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। तो इसको भी वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ एक अभिकारक 3 उत्पाद बना रहा है। जल का विद्युत अपघटन, इसका मतलब है जल के अंदर विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ भी एक अभिकारक और 2 उत्पाद में टूट रहा है, तो इसको भी हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ट्रिक क्या है, एक अभिकारक और एक से अधिक उत्पाद, यानी कि जो संकलन या संयोजन अभिक्रिया था इससे पहले वाले में आपको बताया हमने, उसका जस्ट उल्टा है। उसमें ये क्या होता था, ये इधर होता था और ये वाला इधर होता था। कहने का मतलब इसमें एक से अधिक अभिकारक होते थे और यहाँ एक उत्पाद होता था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ एक अभिकारक है और एक से अधिक उत्पाद हैं। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और गारंटी लेते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ में आपको रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वियोजन अभिक्रिया जो है आपकी वो ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ हमने चिन्ह प्रदर्शित किए हैं, जैसे ऊष्मा के लिए ये त्रिभुज जैसा बनाया था, इसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये चिन्ह दर्शाता है कि अगर जैसे यहाँ पर बना हुआ था तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। प्रकाश का मतलब H ये चिन्ह होता है कि नोटेशन होती है, संकेत होता है जिसको हम समझ सकते हैं। जहाँ भी ये लिखा होगा वहाँ पर आप समझ लीजिएगा प्रकाश की उपस्थिति में वो अभिक्रिया हो रही है। और विद्युत धारा अगर लिखा है तो विद्युत धारा की उपस्थिति में हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आई थिंक कहीं बहुविकल्पी में आपको अगर मिल गया तो वहाँ पर आप फंसेंगे नहीं। आगे यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ भी आपका एक अभिकारक और 2 उत्पाद हैं, तो इसको हम प्रकाशिक वियोजन कह सकते हैं या वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आपका है विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया से आपको बोर्ड परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक या फिर कोई सक्रिय धातु है या अधातु है, वो क्या करती है, अपने से कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से हटा देती है या विस्थापित कर देती है। तो इसमें बस यही खेल है आपका। देख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील या सक्रिय धातु, ठीक है, धातु या अधातु दोनों आपके हो सकते हैं, कम सक्रिय धातु या तत्व को उसके यौगिक से हटा देती है या अलग कर देती है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, मैंने पीछे आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले उदाहरण में हम लोग धातु का धातु द्वारा विस्थापन देखेंगे। यहाँ पर जिंक धातु जो है कॉपर सल्फेट के साथ में जब मिलाया जाता है तो यहाँ क्या करता है, जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो क्या करता है, जिंक हटा देता है, कॉपर बाहर आ जाता है और जिंक सल्फेट बना लेता है। तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया का आशय या अर्थ आपसे कोई पूछता है कि इस अभिक्रिया का मतलब क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मतलब इसका ये है, यहाँ पर जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः जिंक धातु CuSO4 से Cu धातु यानी कॉपर को विस्थापित कर देती है। ये ऐसे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, तो कृपया इसको अच्छे से ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाता है इस अभिक्रिया का आशय क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है और यहाँ पर जिंक धातु जो है आपकी वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रही है। इतना आपको जवाब में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम अधातु का अधातु द्वारा विस्थापन देखेंगे। यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है पोटेशियम ब्रोमाइड से अगर रिएक्शन करती है तो क्या करती है, यहाँ पर ब्रोमीन को हटा देती है। यहाँ पर ये जो KBr है देख सकते हैं, यहाँ पर Cl Br को हटाकर Br2 बना दिया है इसने, ठीक है, और यहाँ पर Cl आ गया। तो यहाँ पर क्या है, Cl एक अधातु है, Cl आपकी ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर क्लोरीन आपका ज़्यादा क्रियाशील है ब्रोमीन से, इसलिए क्लोरीन क्या कर रहा है, ब्रोमीन को उसकी जगह से हटा दे रहा है। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ Kb पोटेशियम के साथ ब्रोमीन था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पोटेशियम के साथ क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्लोरीन ने पोटेशियम की जगह ब्रोमीन की जगह ले ली और ब्रोमीन को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन आपकी ज़्यादा क्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न, ये जो आपका रासायनिक समीकरण है, इससे बहुत सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करता है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और कॉपर आयरन पर ही चिपक जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो आयरन है आपका वो क्या है, कॉपर यानी कि Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये विलयन से क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है। प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आयरन की क्या होता है जब कि आयरन की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन में आप जैसे ही आयरन की कील डालेंगे, लोहे की कील डालेंगे, तो क्या करेगा, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है, और सारा कॉपर कहाँ आ जाएगा, लोहे की कील पर जमा हो जाएगा और विलयन में क्या बचेगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो आई थिंक ये जो हमने इंसर्ट में बंद कर रखा है इसको भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आपका आता है द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है। इसके प्रकार के बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। इसमें क्या होता है, इसमें दो यौगिक आपस में क्रिया करके अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन यौगिक से आयन कैसे निकाले जाते हैं। तो जब ये ऐसी प्रक्रिया कहीं भी घटती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण में लिख रखे हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमने तीर का निशान लगाया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये अवक्षेप है। मैंने पीछे वीडियो में आपको डिस्कस किया है इस चीज़ को, ठीक है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने आयंस में तोड़ लिया है। Na2SO4 में देखिए यहाँ पर Na प्लस आयन होगा, इसमें SO4 माइनस आयन है, ठीक है, इसमें Ba डबल प्लस आयन है और 2Cl माइनस आयन है। अब इसमें इधर देखिए तीर के निशान के इधर और इसमें इधर देखिए, दोनों तरफ आपको आयनों में अदला बदली नजर आएगी। देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम है वो आपके किसके साथ है, सल्फेट के साथ है, SO4 के साथ है। इधर सोडियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। तो देखो क्लोरीन ने SO4 की जगह ले ली। यहाँ पर बेरियम किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट के साथ है। तो इन दोनों यौगिकों ने क्या किया है, आपस में आयनों में अदला बदली कर ली, जिसकी वजह से इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर जो AQ लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि यौगिक का जलीय विलयन, यानी कि जिसके सामने ये लिखा हुआ मिले आपको वहाँ समझ लीजिए कि वह यौगिक का जलीय विलयन है। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ पर 2 प्रकार की ये अभिक्रिया होती है। नंबर 1 आपका है अवक्षेपण। अवक्षेपण जैसे भी ऊपर आपने यहाँ पर देखा है, ये अवक्षेप आपका बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया कही जाएगी। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिसमें कोई भी जब यौगिक आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसमें अवक्षेप बन जाए, यानी कि अघुलनशील पदार्थ बन जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कि जब कोई ठोस अघुलनशील पदार्थ जो नहीं घुलता है, एकदम बिल्कुल दही जैसा बन जाए पदार्थ, तो उसको हम कहते हैं अवक्षेप। और जब ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में बन जाए या जिस रासायनिक अभिक्रिया में बन जाता है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ पर हमने AgNO3 को NaCl से ऐड किया है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मैंने डाला है और यहाँ पर AgCl का अवक्षेप, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। नंबर 2 पे आपका आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा जो प्रकार है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक अम्ल एक क्षार से क्रिया कर आपस में लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभी हम इसके आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, इसका कारण क्या है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो सामान्य रूप है उसमें क्या है, एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करेगा और साल्ट और वाटर आपका बनाएगा। तो ये एक सामान्य फॉर्मेट है, सामान्य रूप है उदासीनीकरण अभिक्रिया का, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 उदाहरण आपको दिखा रखे हैं। पहले उदाहरण में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक क्षार है, से रिएक्शन करता है और सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपका लवण है और ये जल है। दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और यहाँ पर लवण और जल आपका बनाता है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर हमने कारण मेंशन कर रखा है कि ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार जो आपके प्रतिभाग कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, इनकी अम्लीयता और क्षारीयता दोनों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जो आपका विलयन बनता है इसका लवण का जलीय विलयन, उसका pH 7 हो जाता है, यानी कि वो उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से यानी कि अम्ल और क्षार की दोनों की पावर ख़त्म हो जाने की वजह से, उदासीन हो जाने की वजह से इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इससे भी बोर्ड परीक्षाओं में आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भी हैं, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए रेडॉक्स जो शब्द है अपने आप में ही 2 शब्दों का योग होता है, संयोग है, रेड और ऑक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, यानी कि 2 अभिक्रियाओं का संयोग है। एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और दूसरी अपचयन अभिक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा है। आगे इसमें उदाहरण में बढ़ते हैं। ये यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रेड ऑक्स, ठीक है, रिडक्शन का रेड लिया जाता है यहाँ पर, इस अभिक्रिया यहाँ पर इतना रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, इन दोनों को मिलाकर ही रेडॉक्स बना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ये आपकी अपचयन और ऑक्सीकरण का संयोग है, ठीक है, इसका योग होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन को भी जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का खोना। कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल देता है तो कहते हैं कि वो जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण बोली जाती है। या फिर ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए, ठीक है, या हाइड्रोजन अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन अलग हो रहा हो किसी तत्व, किसी यौगिक में या फिर कहीं भी किसी तत्व में, तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और इसमें अपचयन का क्या है, अपचयन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ क्या था, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का खोना हो रहा था, यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पर कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उस तत्व से ऑक्सीजन अलग हो जाए या फिर हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाए तो उस हम क्रिया को अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपके समझ में आ गई होंगी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको रेडॉक्स अभिक्रिया एकदम क्लियर हो पाएगी। अब इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने एक उदाहरण लिख रखा है Zn + CuSO4, ZnSO4 + Cu, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 आधी आधी अभिक्रियाएँ हैं। एक तो ZnSO4 में बदल रहा है, ठीक है, और CuSO4 Cu में बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये Zn डबल प्लस में बदल रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने से निकाल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का खोना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसमें Cu डबल प्लस, अगर इसको आप हटाएंगे यहाँ पर SO4 तो यहाँ पर Cu पर डबल चार्ज आएगा और Cu डबल प्लस Cu में बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ग्रहण करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब यहाँ इसके बाद में इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंसेट में मेंशन कर रखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रिक जो है याद करने के लिए वो ये है कि जिसका अपचयन हो तो उसका उल्टा होगा। कहने का मतलब है अगर किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीकारक यानी कि उल्टा वाला पदार्थ बोलेंगे, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अपचयन यानी कि अपचायक पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर जब मेंशन किया गया तो ये Zn का ऑक्सीकरण हो रहा था जिंक का, तो यहाँ जिंक अपचायक पदार्थ हो जाएगा। Cu यानी कॉपर का इसमें हो रहा था अपचयन, तो यहाँ पर CuSO4 यानी कि इससे निकाला गया ना Cu डबल प्लस, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि जो तीर का निशान होता है, एरो का निशान होता है, ऑक्सीकारक हो चाहे अपचायक पदार्थ हो,
आपके ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ सिर्फ इधर ही आपको मिलेंगे, इधर वाले गलती से भी आप न लिखना, ठीक है, क्योंकि ये उत्पाद होते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ सिर्फ आपके अभिकारक पदार्थ ही होते हैं, कभी भी अपचायक पदार्थ को ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ नहीं लिखा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए PbO+C, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड में जब कार्बन आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर दो आपको उत्पाद मिलते हैं, दो उत्पाद आपको मिलते हैं। कौन कौन से? एक लेड और एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो आपका PbO Pb में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है। तो यहाँ दो अभिक्रियाएँ हैं। पहली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देख सकते हैं PbO, ये Pb है, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का अलग होना का मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम अपचयन लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जो O लिखा है ये ऑक्सीजन का संकेत है। तो यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन तत्व आपका जुड़ गया है, किसमें, कार्बन में। तो जब ऑक्सीजन तत्व जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर भी आपकी ये अभिक्रिया जो हो जाएगी वो आपकी ऑक्सीकरण हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर PbO जो है आपका इधर, इसका अपचयन हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, और जो कार्बन है उसका आपका ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर, तो कार्बन आपका अपचायक पदार्थ होगा। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट करके अगले वीडियो के लिए हमें सजेस्ट करिए कि अगला जो टॉपिक है वो आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद।